कक्षा 9वीं अध्याय 4 परमाणु की संरचना ये विज्ञान का पाठ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके नोट्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो पॉइंट है नोट्स का वो है परमाणु की खोज और मॉडल। तो सबसे पहले जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल समझते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? परमाणु को धनावेशित गोले के रूप में बताया गया है। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, जैसे कि तरबूज के अंदर बीज धंसे होते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। अब ये मॉडल अधूरा था तो दूसरा मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। इनके अनुसार क्या है? परमाणु के केंद्र में छोटा, घना और धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो नाभिक की कभी कभी परिभाषा भी आती है, तो यही परिभाषा भी लिख सकते हैं आप। और खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार घूमते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा था। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। अब इसकी एक कमी हो गई थी। क्या कमी थी इसकी? कि इस मॉडल से इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता को नहीं समझाया जा सका है। अब हम बात करते हैं बोर मॉडल की। अलग से आ जाता है कि बोर मॉडल के बिंदु लिखिए। यहाँ पर बोर मॉडल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा की निश्चित ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त या उत्सर्जित करके कक्षा बदल सकते हैं। इस तरह से बोर मॉडल के बिंदु हैं। अब यहाँ है परमाणु के मूल कण। तो यहाँ पर ये कण है, ये आवेश का द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है ये ई से ई और माइनस लगा के दर्शाते हैं। इसका आवेश -1 होता है। इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। वैसे 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg होता है। इसके बाद प्रोटॉन है, ये P+ है और यहाँ पर +1 आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1 यूनिट होता है। यह 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। इसी तरह से न्यूट्रॉन है, N से दर्शाते हैं। इसमें कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इसका द्रव्यमान 1 यूनिट होता है। यदि किलोग्राम में कहें तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर 1.67 में 10 की घात -27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको जेड से दर्शाते हैं, जैसे सोडियम है Na, और इसको दर्शाएंगे जेड से। परमाणु क्रमांक इसका क्या हो गया? 11। वैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होती है। यदि प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है। इसके कारण परमाणु उदासीन भी रहता है। इसके बाद यहाँ पर है द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको ए से दर्शाते हैं। ये प्रोटॉनों की संख्या पी धन न्यूट्रॉनों की संख्या मिला के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। ये क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये ऊपर इसका सबका जो 1 1 है ये इसका परमाणु क्रमांक है। नीचे परमाणु क्रमांक, तो सबका परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन ये जो परमाणु का द्रव्यमान संख्या होती है भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं समस्थानिक। अब हम बात बात करते हैं समभारिक की। तो यहाँ पर अलग अलग तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। जैसे आर्गन है, तो आप ऐसा लिख सकते हो आर्गन में 18 रहते हैं और इनका जो द्रव्यमान संख्या है 40। इसी तरह से ये कैल्शियम है, यहाँ पर 20 है इसका परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु भार है 40। तो यहाँ परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है लेकिन इसका परमाणु भार कैसा है? समान है। तो इन्हें समभारिक कहते हैं।
अब देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण है बोर बरी नियम, ये क्या कहलाता है? किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं, एक तो ये हो गया। बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले अंदर की कक्षाएं भरती हैं, यही कहलाता है बोर बरी नियम। जैसे यहाँ देखिए सोडियम है तो 2 8 1 हो गया, 11 है तो 11 हो गए, और यहाँ पर मैग्नीशियम है तो 2 8 2 हो गया। तो पहली कक्षा पूरी तरह से भरती है जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा भी अधूरी है, अधिकतम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यदि बाहरी होगी और बीच में होगी तो 18 भर सकते हैं। अब बात करते हैं संयोजकता की। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खोने, पाने या साझा करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम है तो इसकी संयोजकता, ये बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है, त्याग कर सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? एक हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है तो 8 हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 8 होना चाहिए, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। अब कुछ अन्य चीजें समझ लेते हैं, जैसे परमाणु का जो केंद्र होता है नाभिक कहलाता है। जेड का मतलब प्रोटॉन संख्या है, माने परमाणु क्रमांक, और ए माने द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फिर इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम है 2n², इस नियम से होता है। समस्थानिक जिसमें जेड समान हो, माने परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या या भार अलग अलग हो। समभारिक में यहाँ पर द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार भार बराबर हो और यहाँ पर क्रमांक अलग अलग हो। अब चलिए इससे रिलेटेड अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं, एमसीक्यूज। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? नाभिक। फिर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये क्या होता है? ऋणावेश। फिर होता है द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग होता है, तो ये होता है 1 यूनिट। फिर है परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा यहाँ। फिर है द्रव्यमान संख्या होती है, तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, माने ग नंबर है। फिर एक ही तत्व के अलग द्रव्यमान वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो द्रव्यमान जब अलग होगा तो ये होगा समस्थानिक, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होगा। फिर बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। फिर बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, बोर-बरी का नियम है ये। फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर बनता है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है तो वो ऋण आयन बनता है, त्याग करे तो धन आयन और प्राप्त करे तो ऋण आयन। फिर है Na परमाणु क्रमांक 11 का इलेक्ट्रॉन वितरण है, तो ये है 2 8 1, इस तरह से इसको करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की, इसमें क्या भरा जाएगा? परमाणु के केंद्र को खाली स्थान कहते हैं, नाभिक कहलाया। प्रोटॉन पर खाली स्थान आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता। परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन धन खाली स्थान, माने यहाँ पर न्यूट्रॉन भरा जाएगा। फिर है यहाँ समान परमाणु क्रमांक लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु कहलाते हैं, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। इसके बाद है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले तत्व खाली स्थान कहलाते हैं, तो ये समभारिक कहलाते हैं। फिर अधिकतम इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार भरे जाते हैं, तो ये 2n² नियम के अनुसार भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोने पर खाली स्थान बनता है, धनायन बनता है। बाहरी कक्षा को खाली स्थान कक्षा कहते हैं, तो ये संयोजी कक्षा या संयोजक कक्षा। अब देखते हैं यहाँ पर हमको सही जोड़ी मिलाना है, ये सामने ही सही जोड़ी, इलेक्ट्रॉन में आवेश -1 प्रोटॉन में आवेश +1 न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। बोर मॉडल माने निश्चित कक्षाओं को बताता है, Na+ माने धनायन और Cl- क्या होता है? ऋणायन। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। अब हमको बताना है सत्य सत्य। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, सत्य है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, तो ये असत्य है, नाभिक में नहीं पाए जाते। प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, सत्य है। न्यूट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, असत्य है, क्योंकि कोई आवेश नहीं होता।
समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, सत्य है। समभारिकों का द्रव्यमान संख्या अलग होता है, असत्य है, ये समान होता है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, ये सत्य है। बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये असत्य है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन खोने पर धनायन बनता है, ये सत्य है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन होता है, असत्य है, ये परमाणु द्रव्यमान होता है। इसके बाद बात करते हैं एक वाक्य में जो उत्तर हैं उन पर। तो ये है, परमाणु का केंद्र खाली स्थान कहलाता है। नाभिक परमाणु का क्रमांक क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। इस तरह से छोटी छोटी चीजें याद करिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। समस्थानिक क्या है? समान परमाणु क्रमांक लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। फिर समभारिक क्या है? समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले तत्व। संयोजकता क्या है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खोने, पाने या साझा करने की क्षमता। फिर धनायन क्या है? इलेक्ट्रॉन को खोकर बना आयन धनायन है। फिर यहाँ पर है ऋण आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके बना आयन। फिर बोर मॉडल के मुख्य सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। Na का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2881 है। इस तरह से इसको करना है। अब हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों से जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड हैं, परीक्षा में आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। यहाँ पर हम गुण लिख दिए हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। सबसे पहले आवेश की प्रकृति है, तो इसे ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। आवेश की मात्रा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन में -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, इसमें +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। दोनों का मान सेम है, केवल चिन्ह अलग है, और यहाँ पर शून्य आवेश होता है। द्रव्यमान की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु का लगभग 1/2000 गुना होता है। हाइड्रोजन केंद्रक के बराबर होता है, हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। इस तरह से ये द्रव्यमान होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। थॉमसन लिखा हो, थॉमसन लिखा हो, आपको वही समझना है। तो जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं देखते हैं। जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से केवल परमाणु में उदासीन होने की व्याख्या हो सकी है। बाकी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकी है। और इसका सीमा ये है कि इसके अनुसार जो परमाणु की कक्षा है वो स्थिर नहीं है, ये इसकी कमी है। फिर यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं देखनी है, कमियां देखना है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो सीमाएं हैं कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा और त्वरण के समय आवेशित कणों से ऊर्जा विकिरित होगी। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करते हुए केंद्रक से टकरा जाता है और परमाणु अस्थिर हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाया। इसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या कहलाता है? देखिए, इसकी अवधारणाओं को समझते हैं, बिंदुओं को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा स्तर कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इस तरह से ये बिंदु हैं। अब चलिए, ये प्रश्न है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम समझते हैं। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² सूत्र से दर्शाई जा सकती है, जहां n कक्षा संख्या या ऊर्जा स्तर क्रमांक है, जिसका आकलन हम केंद्रक से बाहर की ओर की करते हैं। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। संयोजी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। अब यहाँ पर है प्रश्न, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता समझते हैं, किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करना, उनको ग्रहण करना और उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए, ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ पर हमको ऑक्सीजन का और सिलिकॉन का उदाहरण देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसको हम 2-6 करेंगे। तो इसकी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यह अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाती है।
अब यहाँ सिलिकॉन की बात करते हैं तो 2 8 4 के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यह अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा। तो इस प्रकार इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। चलिए, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इसको हम उसमें देख चुके हैं नोट्स में, लेकिन ये अलग अलग आ सकते हैं, ऐसा नहीं समझना है कि ये सभी इकट्ठे आ जाएंगे। प्रश्न है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक, समस्थानिकों के कोई तीनों की योग लिखना है। इस तरह से हमको समझाना है, तो हो सकता है परमाणु संख्या भर आ जाए परीक्षा में। तो देख लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या, तो एक बार ध्यान रखिए, परमाणु प्रोटॉनों की संख्या। फिर द्रव्यमान संख्या है, तो किसी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लियानों, या कह सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फिर है, यहाँ पर आ जाता है समस्थानिक। तो ये क्या है? एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। अब हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, ये 17 और ये 17, मान इनका परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन इनका जो परमाणु भार है वो यहाँ अलग है, 17 37 है। तो इस तरह से ये जो है इसके समस्थानिक कहला गए। अब संभारी की बात करते हैं, तो दो भिन्न तत्वों की युग्म जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न होती लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, संभारी कहलाते हैं। जैसे आर्गन है और यहाँ पर कैल्शियम है, तो यहाँ पर देखिए भार इनका दोनों का समान है, परमाणु भार, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा अलग अलग। अब समस्थानिकों का उपयोग बताना है यहाँ पर। तो जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है, रक्त के संचरण में सोडियम के समस्थानिक का उपयोग होता है। इस तरह से इनके उपयोग हैं। अब हम प्रश्न 9वां देख लेते हैं इसका। एन ए के पूरी तरह से भरे हुए के व एल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सोडियम में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, 10 की बात करते हैं, वैसे तो 11 होते हैं जिनका विन्यास 2 8 1 हो गया। तो यहाँ पर Na+ कर देता हूँ। Na+ माने लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इसमें 10 रहेगा, Na+ की बात हो रही है। तो इनका विन्यास 2 8 होगा, तो इसमें प्रथम कोष के कहलाता है। के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 2 भरा हुआ है। दूसरा कोष होता है एल, एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें भी 8 हैं। तो इस तरह से Na+ के कोष के और एल से पूरी तरह से भरे होते हैं। चलिए, एनसीईआरटी का प्रश्न ये भी है, देखिए ये अक्सर आता है। यदि तत्व z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। तो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 का करेंगे तो पहली कक्षा में 2 होता है, जो बचेगा अगली कक्षा में जाएगा तो 2 1 हो गया। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो इसकी संयोजकता होती है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। और ये जिस 3 परमाणु क्रमांक वाला जो पदार्थ है, तत्व है, वो क्या है? लिथियम। तो यहाँ पर लिथियम लिख देंगे। अब यहाँ प्रश्न है, दो परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन दिया गया। एक परमाणु X है जिसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। दूसरा Y है जिसमें 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो चलिए हम इसकी द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। तो द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 12। तो पहले वाले में X का मान कितना हो गया? 12 हो गया द्रव्यमान संख्या। इसी तरह Y में 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का जो प्रोटॉन है, माने परमाणु क्रमांक है, वो समान है, परमाणु भार भिन्न है। मतलब ये दोनों कैसे हैं? समस्थानिक है, ये हमको बताना है। अब चलिए, यहाँ प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसने परमाणु का केंद्रक खोजा था। इसके बाद है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ये भी बोल सकते हैं। क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी इसमें हो जाएगी 8। जब हम Cl माइनस करेंगे तो इसमें होंगे 16 इलेक्ट्रॉन ना, तो 2 8 इस तरह से बनेगा यहाँ पर
8, 18, 18, 17 होते हैं, माइनस मिल गया तो 18 हो गया, तो 2, 8, 8, तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है? तो ये होता है 2, 8, 1। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको तैयार कर लीजिएगा, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे।